अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कांग्रेस की 3 राज्यों में बुरी तरह से हार के बाद पार्टी हिल गई है और इंडिया गठबंधन में दरार पड़ गई है। ये पहला वक्त है जब एक हाई प्रोफाइल मीटिंग जो कल आयोजित होनी थी दिल्ली में, जो पहले से तयशुदा थी, शेड्यूल्ड थी, उसे रद्द करना पड़ा। इस हार ने कांग्रेस पार्टी ही नहीं, बीजेपी के खिलाफ तैयार हो रहे इंडिया अलायंस को भी जड़ से हिला दिया है। इस आई दरार के पीछे के कारण क्या हैं और अब कांग्रेस या इंडिया अलायंस इसको कैसे हैंडल करेंगे, ये एक महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि कांग्रेस ने न सिर्फ सरकार खोई बल्कि साख भी खोई और साथी भी खोए हैं। ये एक महत्वपूर्ण मसला है जिस पर सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए। बहन भाइयों, जब इन 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से पराजय हुई, तब इंडिया अलायंस के उसके साथी भी अब एक एक करके उससे मतभेद रख रहे हैं और मतभिन्नता इतनी आ गई है कि कल आयोजित होने वाली इंडिया अलायंस की हाई प्रोफाइल डिनर डिप्लोमेसी धड़ाम हो गई। कांग्रेस की हार और इंडिया अलायंस के साथियों का बिखराव, ये 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान कर रहे हैं। क्या कांग्रेस अपने हार के कारणों की समीक्षा के लिए तैयार है? किन वजहों से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसे बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा? बल्कि छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी के लोग भी मानते थे कि वहां पर कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है, लेकिन इतना मैसिव मैंडेट छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को दिया कि वो किसी के लिए और कुछ बचा ही नहीं वहां पे। राजस्थान कांग्रेस के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई। गहलोत और पायलट की लड़ाई में कांग्रेस ने राजस्थान भी गंवाया, राज भी गंवाया, रीति भी गंवाई, रिवाज भी गंवाया। अब कांग्रेस किस तरह से अपने सहयोगी दलों को इकट्ठा करेगी और चुनाव के पूर्व जो उसने इंडिया अलायंस का एक माहौल देश भर में खड़ा किया था, वो औंधे मुंह गिरा। बहनों भाइयों, कांग्रेस की समीक्षा करने को शायद तैयार नहीं है या समीक्षा करना नहीं चाहती है, लेकिन उसे ओपन फोरम पर इस चीज की समीक्षा करनी पड़ेगी कि किन कारणों से उसे बीजेपी के सामने डिफीट मिलती है और पहले यही कांग्रेस कैसे जीतती थी। 2018 में इन्हीं राज्यों में कांग्रेस ने बीजेपी को अप्रत्याशित मात दी थी, लेकिन देखिए 5 सालों में सिचुएशन कैसे बदल गई। जिस मध्य प्रदेश में बीजेपी को माना जा रहा था कि बीजेपी का जाना तय है, वहां बीजेपी ने पहले से अधिक सीटें सिक्योर करके अपनी बढ़ती हुई ताकत को दिखाया। कांग्रेस क्यों हारी वहां पे? क्या कांग्रेस इसमें आत्ममंथन के लिए तैयार है? अपोजिशन के उसके साथी उससे जब अलग हो रहे हैं तो क्या कारण है? और बीजेपी जीत रही है बहनों भाइयों, जन समर्थन के कारण जीत रही है। एक बहुमत है जो भारतीय जनता पार्टी की नीति, रीति, आचार, विचार और सरकार पर उनके एतबार को दिखाती है। बहुत से लोग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, लेकिन पब्लिक ओपिनियन का बहुमत जो इस देश की संसदीय परंपरा है, जिसको सर्वाधिक मत मिले वो जीतेगा, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनके सरकार के तौर तरीके भी उन्हें लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस कुछ आत्ममंथन के लिए तैयार है? क्योंकि 2023 में मिली इस हार ने 2 चीजें स्पष्ट कर दी। सरकार गंवाई कांग्रेस ने, साख गंवाई और साथियों को भी नाराज किया। आम आदमी पार्टी, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, ये सब कांग्रेस से भले ही खुलकर नाराजगी का इजहार न कर रहे हो, लेकिन पिछले 3 महीनों में कांग्रेस का जो एटीट्यूड था मुंबई के अधिवेशन के पश्चात, उससे ये सब नाराज हैं। उस दौरान कांग्रेस ने इनसे किसी से बात नहीं की बल्कि साथियों का तिरस्कार किया, जिसका नतीजा आज कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बेरुखी के रूप में झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हारे तो अहंकार कम हुआ, तापमान ठंडा पड़ा, क्योंकि अगर इन राज्यों में जीतती कांग्रेस तो पहला गला वो पकड़ती सहयोगियों का ही। तो कांग्रेस ने क्या सबक और सीख ली और अब भारतीय जनता पार्टी का क्या लक्ष्य है?
और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन 3 राज्यों से आई हार बीजेपी और अपोजिशन के लिए क्या रास्ता रखती है? तो क्या अब कांग्रेस जो अपर हैंड दिखाने की कोशिश कर रही थी इस चुनाव के पहले, अब क्या उसे समाजवादी पार्टी की लीडरशिप में ही यूपी में आगे बढ़ना होगा? अब उसके लिए रास्ते कठिन हैं? जवाब हां भी हो सकता है। तो अब आने वाले वक्त में इन 12-13 दिन का जो वक्त है, क्या कांग्रेस अपने इन सहयोगी दलों को मनाकर वापस उस मॉरल प्लेटफॉर्म पे ला पाएगी जहां पर वो बीजेपी जैसी माइटी पॉलिटिकल पावर का सामना कर सके? अभी तक इसका कोई जवाब कांग्रेस के पास नहीं है कि अब इंडिया अलायंस का आगे का भविष्य क्या होगा। हालांकि कोई नेता साफ साफ इससे अलग भी नहीं हो रहा है, लेकिन बेरुखी सबकी है। अखिलेश यादव की बेरुखी, हेमंत सोरेन ने कहा कि मेरा प्री इंगेजमेंट से बिजी हूं, नीतीश कुमार ने अभी तक कुछ बोला नहीं, पहुंचेंगे नहीं, ममता बनर्जी ने कहा मैं तो व्यस्त हूं, अभी जा नहीं पाऊंगी। यही तो मेन ताकत है और यही मेन ताकत इस वक्त इनके इनविटेशन को इग्नोर मार रही है। इसी कारण कल होने वाली डिनर को कैंसिल करना पड़ा है, अब शायद 17 या 18 में करें। यह कोई सामान्य हार नहीं थी विपक्ष के लिए, एक असामान्य अप्रत्याशित हार थी। अब इस हार के बाद किस नैतिक बल के साथ अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगा? मामला कहां फंसा हुआ है? उत्तर प्रदेश में। क्या होगा यहां पे? आज की चर्चा का विषय इसी बात पर निर्भर है। आप कुछ बयान सुने, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। केंद्र सरकार ने देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान छेड़ रखा है उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है। ये परिवर्तन का चुनाव रहा। मध्य प्रदेश के अलावा सभी लोगों ने ज्यादातर ये कहा कि परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन जनता चाहती थी, उसी का परिणाम है कि परिवर्तन हुआ है। अगर परिवर्तन का ही मतदान था तो ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय बीजेपी के लिए है, क्योंकि आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव होगा तो जनता परिवर्तन की तरह देखेगी और परिवर्तन चाहेगी। इतनी घबराहट क्यों है सरकार और बीजेपी को इंडिया गठबंधन से? अभी कैसे वो कह देंगे? उनको कैसे मालूम है कि टूट गया है? ये घबराहट है, ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार की घबराहट का नतीजा। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि कांग्रेस को अपने सहयोगी दलों का ताना भी सुनना पड़ रहा है। आलोक वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता, नीलू रंजन जी जाने माने पत्रकार, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, तमजीद अहमद मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से हैं, शरद शरण सिंह समाजवादी पार्टी से हैं और नीलू रंजन जी मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, जाने माने पत्रकार हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। भारतीय